जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर की तरफ से 3 बड़ी वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे शॉर्टली नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसकी सूचना मैंने एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी थी। तो साथियों, आज 3 बड़ी वैकेंसियों की एक विस्तृत नोटिफिकेशन में आपको अ, आपके साथ डिस्कस करूंगा, और तीनों ही वैकेंसियों के बारे में अलग अलग पॉइंट जो महत्वपूर्ण है एक अभ्यर्थी को जानना, उन सभी पॉइंटों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, 3 वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। पहली है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दूसरी है सहायक रेडियोग्राफर, और तीसरी है लैब टेक्नीशियन भर्ती 2022। और तीनों का ही विस्तृत ये विज्ञप्ति आपके सामने दिख रही है साथियों। साथियों, ये जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया है 15 दिसंबर 2022 को आया है। मैंने जब इसकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 15 दिसंबर को इसका ऑफिशियल जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। तो फाइनली ये विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और तीनों ही वैकेंसियों का विस्तृत नोटिफिकेशन आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर बात करें महिला स्वास्थ्य के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार करवाने हैं, कब से फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे। यहाँ पर आप देखिए, सहायक रेडियोग्राफर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, लैब टेक्नीशियन 2022 के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। तीनों वैकेंसियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो हम चर्चा करेंगे, और जानकर और हर पॉइंट हर डाउट आपका यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलेगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शिवपुर जयपुर द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कुल 1155 पद आ जाते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर सहायक रेडियोग्राफर की बात करें तो 1055 सहायक रेडियोग्राफर के यहाँ सॉरी 1015 सहायक रेडियोग्राफर के पद आ जाते हैं। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन के कुल 1044 पद आ जाते हैं, जिनमें सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के बैकलॉग के पद भी क्या है इसमें सम्मिलित है। पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं, आपसे मांगे हैं। ये पद स्थायी है, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। ये जो राइट है ये किसके पास होगा, ये राइट जो है ये किसके पास होगा, यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर के पास। तो यहाँ पर कमी है तो वृद्धि भी की जा सकती है। वैसे तो कमी जो है वो हो नहीं सकती, यहाँ पर वृद्धि की थोड़ी सी ज़्यादा चांस है। अब आप यहाँ पर इनके पदों का विवरण आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर पदों का विवरण आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। बाकी मैं जो ये नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर पदों की अगर हम बात करें, तो पदों की साथियों बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी के लिए 816। किसके लिए, लैब टेक्नीशियन के। सहायक रेडियोग्राफर टीएसपी की बात करें तो 75 पोस्ट है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, सहायक रेडियोग्राफर नॉन टीएसपी 725, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीएसपी 108, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नॉन टीएसपी 1047। नॉन पोस्ट, ये नेमो पोस्ट इस तरह से सामान्य सामान्य महिला विधवा की कितनी पोस्ट हैं, विच्छिन्न विवाह, सामान्य सामान्य महिला, ये सारी कुछ आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन पद हेतु बैकलॉग के 144 पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब 144 पद जो है वो कहाँ कहाँ पर दिए, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन सा है, 12 जिले के शहरिया। तो सामान्य के 3 है, सामान्य महिला के 1 है, और विधवा विच्छिन्न यहाँ पर नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 62 है, 18 सामान्य महिला के हैं और 7 विधवा के लिए, एक जो है वो विच्छिन्न विवाह के लिए है। जो अगर आप भी आप
अभ्यर्थियों में से कोई है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति सामान्य की बात करें तो 4 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति सामान्य की बात करें तो 33 पोस्ट हैं। सामान्य महिला के लिए 1 है, और सामान्य महिला इसमें किस में, अनुसूचित जनजाति में तो 11 पोस्ट हैं। विधवा के लिए 3 है, बाकी विच्छिन्न विवाह यहाँ पर पोस्ट नहीं दी गई। अब हम देख लेते हैं बैकलॉग पद की बात करें, सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए। तो इसके लिए देखिएगा, सहायक रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें कुल 215 पदों का विवरण है, और इसमें देखिएगा गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 12 जिले के सहरिया जो किशनगंज शाहबाद में रहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तीनों के लिए देखिएगा 12 जिले के सहरिया के लिए 3 है सामान्य, फिर 40 आ जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आ जाता है 63। उसके बाद सामान्य महिला 1, 14 आ जाता है सामान्य महिला, जो अनुसूचित जाति की जो सामान्य महिला है 14 उसके उनके लिए, और 20 पद है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो सामान्य महिला के लिए आ जाते हैं। विधवा की बात करें इसमें 12 है और इसमें 9 है, इसमें 3 आ जाते हैं, इसमें 2 है। तो ठीक है, इस तरह से ये सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु बैकलॉग के जो 215 पदों का विवरण है, ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ जो है वो किस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है। नियम के अनुसार पात्र श्रेणी में जो ऑनलाइन आवेदन करने पर ही देय होगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए निम्न नियम के अनुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको लाभ लेना है इसका तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होना चाहिए। राज्य सरकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विवाह के माध्यम से संबंधित है और वे अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा, ध्यान रखना। अगला सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो इसमें सभी कैटेगरी के 100% पद महिलाओं हेतु आरक्षित है। भाई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो इस पद के लिए कोई भी मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ही ये स्पेशली वैकेंसी है। सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के पदों पर महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दंडवत वहां पर आपको देखा होगा हमने सारणी में हेतु 30% होगा, और महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। पात्र ने देखिएगा थोड़ा सा इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी वर्ग जैसे कि ये सारे वर्ग आ जाते हैं SC ST OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी जनजाति की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। समस्त महिला आवेदक को आरक्षण के लाभ हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर जारी आवेदक को आरक्षण के लाभ हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी जाति कैटेगरी का प्रमाण पत्र और प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला है यहाँ पर ये सारी कुछ चीजें आपको पढ़ लेना है, विधवा सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है विशेष योग्यजनों के लिए, तो इसकी इनकी विशेष रूप से जो है मेरिट जो है वो अलग से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसमें चयनित अभ्यर्थियों का उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए भी क्या होगा, विरुद्ध जो है वो चयनित माना जाएगा। ठीक है, तो यह है विशेष योग्यजन। अब बात आ जाती है कि जो अब अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी है और वो राजस्थान में आकर मूल निवासी बन गई है तो क्या सर उसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कहा गया है भाई राजस्थान के जो बाहर के अ, अन्य राज्य की महिला जो विवाह के उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें क्या करना होगा, इसलिए अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही उसको क्या करना है भाई, आवेदन करना होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप
अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी है, तो ये इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ना। आरक्षित उसमें ना आपको आरक्षित वर्ग की अंतर्गत आपको आवेदन नहीं करना है, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आपको क्या करना है, आवेदन करना है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भी आप देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अधिगम योग्यता देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी जो अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है भाई। उक्त के अतिरिक्त भी अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में यथा विहित समस्त अन्य योग्यताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। या पद आवेदित पद के लिए इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए भाई। सारी कुछ चीज़ें जो है, सारे कुछ डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए आपके। कंप्लीट नहीं तो कंप्लीट करवा लीजिएगा ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। चलेगा, आप बात करेंगे सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें भी देखिएगा सीनियर सेकेंडरी इन साइंस, ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए भाई, और एदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्वालेंट, इसके बराबर ही, इसके समथिंग, इसके समांतर ही विद रेडियोग्राफर कोर्स पास्ड होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो आपके पास ये कोर्स भी, डिप्लोमा भी होना चाहिए, साथ ही आपके पास ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है जो सामान्य है, इनकी ज्ञान आपको पास होना चाहिए। तो ये था रेडियोग्राफर के लिए। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी इन साइंस, तो इसमें भी वही योग्यता है कि जो कि रेडियोग्राफर में थी, और बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और इट्स इक्वालेंट, इसके समांतर ही, इसकी के समथिंग विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, या तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास लैब टेक्नीशियन का क्या होना चाहिए भाई, डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही की बड़ी वैकेंसियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने चर्चा की है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, वेतन की बात करें तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, इसके क्या आ जाएगा पे, जो है लेवल 8 आ जाएगा, लेवल 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाते हैं। तो आपको परिवीक्षा काल होगा इसमें, अब वो कितना होगा ये आपको पता होगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी भाई। राजस्थान में तो 2 वर्ष का परिवीक्षा काल होता है, कितना होता है, चाहे आप टीचर किसी भी इसमें चले जाओ फील्ड में, तो वहाँ पर 2 वर्ष का आपको परिवीक्षा काल पूरा करना होता है, जिसमें आपकी सारी कुछ सारे कुछ जो सेवाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ठीक है। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला ने देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक दे होगा, एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराए भत्ता ये कुछ भी नहीं दे होगा, केवल आपको मूल वेतन जो होगा वो आपको मिलने मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो वेतन संबंधी जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला देखेंगे यहाँ पर आयु सीमा का। तो आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पर देखिए आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को मान करके आपको अपनी आयु की गणना करना है। अभ्यर्थी जो है जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका प्रति एवं अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित न होने पर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, आपके पास 12th या फिर 10th का पर सर्टिफिकेट लगाना होगा, उसी में जो भी तिथि अंकित है वो ही जो है वो मान्य होगी, ध्यान रखना है। जिससे जन्म तिथि प्रमाण पत्र होती हो अपलोड करें, ठीक है। उसको जन्म तिथि को आपको क्या करना है, वहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा, जिसमें आप 10th की या 12th की मार्कशीट जो है अपलोड करवा सकते हो। दिनांक 1 जनवरी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। तो 1 जनवरी तक आपको 18 साल तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए जल्दी हो जाए। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन 1 जनवरी तक आपको क्या करना है,
अंदाज़ा लगाना है अपनी आयु का, क्या आप जो है 18 वर्ष के हुए या नहीं हुए, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी कार्मिक विभाग की अधिसूचना ये यहाँ आपको पढ़ना है। तो आयु सीमा का आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तिथियों का वर्ग, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। 5 वर्ष, 10 वर्ष, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देख लेना है, सामान्य बातें। उसके बाद में ये जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको पढ़ लेना है। राजस्थान दिव्यांगजन, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी यहाँ पर जो दिव्यांग है उनको भी यहाँ पर कुछ सुविधाएं दी जाएगी। क्या क्या सुविधाएं इसमें आपको देखना है। चयन प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से आपका होगा। तो इसमें सिलेक्शन की बात करें तो अभ्यर्थी का चयन जो है नियमों के, ये कुछ नियम है उसके द्वारा। अब देखिए, परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस यदि देय हो तो जुड़कर वरीयता के आधार पर आपको किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे गए डेटा की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाए जा गए अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदकों को रद्द, शेष आवेदकों से मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट में आवेदित प्रत्येक श्रेणी अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग डेढ़ गुना अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा हेतु आपको बुलाया जाएगा, जिसके दिनांक, समय वह स्थान क्या होगा, इसकी सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस अथवा ईमेल अथवा दोनों माध्यम से दी जाएगी। यानी कि अपने फॉर्म अप्लाई करते समय आपको केवल क्या करना है भाई, अपना जो ऑन मोबाइल है, जो चालू मोबाइल नंबर है उसी को देना है, ताकि आपको सही समय पर सही सूचना मिल सके। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित एवं अपलोड किए गए अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय दिनांक को शिपू अथवा सीपू द्वारा तय किए गए अन्य निर्धारित स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों से उपरोक्त अनुसार प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी और प्रोविजनल मेरिट पर प्राप्त आपत्तियों के नियम के अनुसार निस्तारण उपरांत अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। तो भाई सबसे पहले तो आपको भाई दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको केवल और केवल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल, और साथ में इसकी एक कॉपी भी लेकर जाना है, ताकि अगर वहाँ पर चाहिए तो वो ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई काटाफूसी नहीं होना चाहिए भाई। आपका सारे सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। अन्यथा आपको वैकेंसी तो बाहर किया ही जाएगा, लेकिन पता नहीं फिर इसके बाद में आपको कोई कानूनी कार्यवाही हो जाए तो फिर आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बिना किसी किसी समस्या के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है भाई। ठीक है, तो ये था कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। अगला यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें आप देख लेना है। ऑनलाइन आवेदन किस तरह से आपको करना है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी भी आप देख लीजिएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन कब से 23 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे से स्टार्ट होंगे, 22 जनवरी मध्य रात्रि 12 बजे तक। इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन कब, 30 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे से दिनांक 29 जनवरी 2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, तिथियों का ध्यान रखना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है भाई। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, लास्ट डेट का बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है। चलेगा, अगले यहाँ पर हमने जाना है ऑनलाइन आवेदन। बाकी त्रुटि संशोधन आपको मौका मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। त्रुटि संशोधन किस तरह से कौन सी त्रुटि सही हो सकती है वो भी आपको पढ़ना है। आवेदन की प्रक्रिया आपको समझ लेना है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ये सारे कुछ फोटो किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है, इंपॉर्टेंट के आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आवेदन शुल्क की बात करेंगे। सामान्य राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 500 रुपये है। ईडब्ल्यूएस अति पिछड़ा वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसके लिए 350 है। समस्त विधवा विच्छिन्न विवाह महिला योग्यजन और राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इनके ऐसे जो आवेदक है उनको 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसी के साथ जो टीएसपी क्षेत्र की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों जैसे कि किशनगंज सावाद है, उनमें कहाँ कितने 250 रुपये उनको भी यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है,
तो आवेदन शुल्क का पॉइंट अपना क्लियर हुआ। उसके बाद ये सारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको पढ़ना है। अ, एक बार नोटिफिकेशन को आपको सारा कुछ अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको आवेदन में कोई समस्या ना हो। इस तरह से हमने इसका सारा कुछ डिटेल से जाना है। आई होप कि अब आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैंने कोशिश की है कि तीनों वैकेंसियों के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता सकूं। बाकी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे आपको जाना है और टेलीग्राम पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों, आई होप कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आप जो है, जो भी किसी अभ्यर्थी के अपने डॉक्यूमेंट अगर तैयार नहीं है तो तैयार करवा लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। और अपनी तैयारी को लगातार धार देते चलिएगा ताकि आप इस वैकेंसी में सक्सेस होकर के सफल हो सके। ठीक है, सक्सेस और सफल, ठीक है, तो दोनों हो सके इसमें, सक्सेस और सफल, और सफलता के साथ ही आप इस वैकेंसी में ज्वाइन करें। आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। और जो भी अगर आप अभी भी आपके अंदर कोई डाउट बचा हुआ तो डाउट आपका क्लियर कर देना है, या तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव नाइस डे।